क्या कर रहे थे, कुछ याद है? हम लोग कर रहे थे अल्टरनेट करंट फिजिक्स में। अल्टरनेट करंट का हम लोगों ने एवरेज करंट, मीन करंट डिफाइन किया था, एक्सप्लेन किया था कि मीन करंट किसको बोलती है। और मीन करंट बताया कि द स्टेडी करंट which passes when it is passes through a resistor or a circuit, it passes the amount of charge passes through the resistor in half time is equal to the charge passes through same resistor in same interval of time by AC। क्या मतलब हुआ इसका? हमने बताया था कि एक स्टेडी करंट होता है, वो करंट कंटिन्यूअस हाफ टाइम तक अगर दिया जाए या पास किया जाए तो जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज पास होगा वो उतना ही होगा जितना कि एक अल्टरनेट करंट हाफ टाइम में उसी सर्किट में पास करेगा। तो अल्टरनेट से भी टोटल चार्ज उतना ही पास होगा हाफ टाइम में, स्टेडी से भी उतना ही होगा। ठीक है, अब क्या बताए कि यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है एवरेज करंट मीन करंट में एंड पीक करंट में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन पीक एवरेज करंट, मीन करंट एंड पीक करंट, ये वाला करने जा रहे हैं टॉपिक को। ठीक है, रिलेशन बिटवीन मीन करंट एंड पीक करंट, ये हम लोग इसका एक रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। ये रिलेशन ड्राइव इसलिए कि इसका यूज़ भी है और ड्राइव भी है, तो इसलिए हमारे कोर्स में है, इसको कर लेते हैं हम लोग। क्या बताया, जब भी कभी हमारा एक अल्टरनेट करंट चलेगा, इसका अल्टरनेट करंट से ऐसे हम लोगों ने दिखाया है ये ग्राफ। ठीक है, करंट का वेरिएशन होता है, करंट ये बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा, मैक्सिमम करंट यहाँ पे आई जो है आई नॉट होता है, फिर कम होते 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 ज़ीरो हो गया, फिर इस तरह से करंट दूसरे फेज में या दूसरे डायरेक्शन में मैक्सिमम की तरफ गया, आई मैक्सिमम, फिर ये करंट घटते 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 ये यहाँ पे हो जाता है एक ऑसिलेशन में। करंट का जो अल्टरनेट करंट है कंटिन्यूअसली टाइम के रिस्पेक्ट में वैरी करते रहता है, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, और फिर कुछ टाइम के बाद उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। दो चीज़ें चेंज होती है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है, करंट का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है, और सर्टेन टाइम के बाद मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है अल्टरनेट करंट में। कितनी बात सुनाई? जो हमारा अल्टरनेट करंट का रिलेशन होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा एक अल्टरनेट करंट किसी मोमेंट पे, अल्टरनेट करंट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम का रिलेशन ये लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो करंट जा रहा है हमारा, ठीक है, मान लो ये करंट जा रहा है, तो बहुत छोटा सा लेंथ सिलेक्ट करते हैं, बहुत छोटा सा लेंथ। तो जो छोटा सा लेंथ सेलेक्ट करेंगे तो ये हम लोग स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर लेते हैं। जब हम लोग बहुत छोटा सा लेंथ लेंगे, बहुत ही छोटा, तो वो स्ट्रेट लाइन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मान लो एक सर्कल में, ये हमारा एक सर्कल है, तो ये सभी जगह जो लाइन है कर्व हो रहा है, लेकिन अगर मैं बहुत छोटा सा लेंथ अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ ऐसे, तो ये थोड़ा सा जो लेंथ है ना, ये स्ट्रेट कंसीडर करेंगे। तो बताया कि जब वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल का करंट देखे तो उस टाइम में, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में उस वक्त जो करंट होगा उस टाइम के लिए करंट कांस्टेंट होगा, उतने स्मॉल टाइम के लिए करंट कांस्टेंट होगा। एक तो हम बता रहे हैं कि ये ऐसी है अल्टरनेट करंट है, कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है और हर मोमेंट पे इसका अपना एक करंट होता है, इंस्टेंटेनियस करंट कहलाता है। लेकिन अगर बहुत ही छोटा सा टाइम लिया जाए तो उस टाइम में
करंट जो है ना कांस्टेंट काउंट करेंगे या कांस्टेंट रहता है, क्योंकि अगले पल में चेंज होगा ना, तो अगले और पिछले पल में जितना जो छोटा सा टाइम ले सकते हैं उतना हम लोग टाइम लेते हैं और उस वक्त करंट को कांस्टेंट कर देते हैं। जब करंट कांस्टेंट होगा तो उस वक्त जो चार्ज चल रहा होगा कितना चल रहा होगा, ठीक है ना। तो करंट कैसे डिफाइन करते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट को लिख रहा हूँ, फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर वेरी स्मॉल टाइम interval the current is constant, ठीक है। सो I इज इक्वल टू Q बाई टी। यहाँ पे जो वेरी स्मॉल टाइम लेंगे ना तो जो करंट कांस्टेंट होगा, द करंट इज कांस्टेंट, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, वेरी स्मॉल टाइम के लिए ले लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि करंट उस टाइम में बहुत छोटा सा टाइम लिया तो करंट जो है वो मोमेंटरी कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं और वो लेंगे डी क्यू अपॉन डी टी से, ठीक है। और डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी, ये डी क्यू यहाँ है, डी टी को इसे क्रॉस कर दिया, आई इंटू डी टी। आई जो है ना मोमेंट्री करंट है, मोमेंट्री करंट मतलब करंट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, जैसे इंस्टेंटेनियस करंट जिसे कहते हैं। और आई का रिलेशन ये दे रखा है ये पीक वैल्यू के साथ, तो इसको अगर आई को रिप्लेस देंगे तो आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, ये तो आई का वैल्यू हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी इतना हो गया, और ये डी टी था तो हमने डी टी ले लिया। कितनी बात सुन रही, तो ये हमारा डी क्यू का वैल्यू हो गया। हम लोगों ने जो मीन वैल्यू होता है, मीन करंट हम लोगों ने बताया था, तो मीन करंट में ये बता रहा है कि द टोटल चार्ज पासेस इन हाफ टाइम थ्रू अ सर्किट, ठीक है ना। टोटल चार्ज हाफ टाइम में, एक टाइम इंटरवल होता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, तो उस टाइम के आधे टाइम में कितना टोटल चार्ज चला है, तो ये टोटल चार्ज चाहिए। ये तो डी क्यू है, ये चार्ज एट ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जा रहा है, द चार्ज पासिंग थ्रू द सर्किट इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, छोटे से टाइम में कितना चार्ज आ रहा है वो डी क्यू है ये। अगर हम चाहते हैं कि हाफ टाइम तक, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक हाफ टाइम कितना है, यहाँ से चल के यहाँ तक टाइम आ जाएगा टी बाई टू, याद तो होगा कल हम बताया था। इतने टाइम तक जब चार्ज थोड़े थोड़े करके जाएंगे तो टोटल कितना चार्ज जाएगा हम लोग उसको निकालना चाहते हैं। जब छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो इंटीग्रेट कर देते हैं उसको, उसका अपना अपना रूल है, वो रूल भी देख लेंगे। लेकिन अब हम चाहते हैं कि टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट इन टाइम इंटरवल टी बाई टू, फ्रॉम 0 to t by 2, तो टोटल चार्ज passes through the circuit in t0 to t by 2, इतने से इतने टाइम में कितना टोटल चार्ज जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, डी क्यू को इंटीग्रेट कर देते हैं। डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो इधर वाले को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इधर भी इंटीग्रेट करते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। यहाँ पे टाइम जो ना 0 से लेके टाइम जो है यहाँ पे t बाई 2 तक ले लिया। इतनी बात समझ में आ गई है। इसको जब इंटीग्रेट डी क्यू को इंटीग्रेट करते हैं तो कितना होता है q, जैसे डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो x हो जाता है, ऐसे डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे
तो टोटल चार्ज हो ना Q, ये आ गया हमारा टोटल चार्ज Q आ गया ये। और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो I तो पीक वैल्यू है, मैक्सिमम करंट है, तो I बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, I नॉट बाहर आ गया। साइन को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो ओमेगा टी है जब इसका इंटीग्रेट करते हैं तो 1/ओमेगा आएगा। टी तो टी से डिफ्रेंशिएट होकर 1 हो जाएगा, लेकिन इसका फिर ओमेगा टी का अलग से करेंगे चैन रूल के हिसाब से, तो ये ओमेगा डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या आएगा वैल्यू इसका हमारा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और ये लिमिट लगा लिए टी 0 से लेके टी कैपिटल T/2। कितनी बात सुन में आई? कितनी बात सुन में? आगे चले पीछे चले, नोट करिए इसे। क्या है ये समझ में आ गया इंटीग्रेट करना? जो इसका रूल दे रखा है कि साइन को जब वो इंटीग्रेट करता माइनस कॉस होता है साइन का, फिर आगे जो एंगल है ओमेगा टी, तो जब इंटीग्रेट करेंगे ओमेगा टी को तो ओमेगा आएगा, वो भी डिवाइड में आएगा। डिफरेंशिएट करते तो मल्टीप्लाई में आता, मगर डिवाइड करेंगे तो वो ओमेगा डिवाइड में चला गया ये। और फिर लिमिट है हमारा 0 से लेके टाइम 0 से लेके हाफ टाइम तक कितना चार्ज आएगा तो वो लिमिट लगा दिया। ये हमारा रूल के हिसाब से, ये रूल भी आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। आगे चलते, इसके आगे का इधर से मैं मिटा रहा हूँ, ये रिलेशन का हेडिंग भी हटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, आगे तो आप लोगों ने नोट कर ही रखा है, कर ही रहे, ठीक है। आगे क्या बताया कि ये जो ओमेगा है ये डिवाइड में, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, माइनस को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा ये हमारा Q इज इक्वल टू माइनस I नॉट ओमेगा, और ये आएगा हमारा कॉस ओमेगा टी 0, T 0 से लेके T/2 तक, ठीक है। ओमेगा को अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस I नॉट ओमेगा, ओमेगा को लिखेंगे तो 2π/T लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कॉस 2π/T स्मॉल t, और ये t का लिमिट लगा रखा T 0 से लेके T/2 तक, ठीक है ना, ये हमने लिमिट लगा दिया। यहाँ पे ये जो t है ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा माइनस I नॉट T अपॉन 2π, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये स्मॉल t की जगह पे ये जो चेंज होगा ये स्मॉल t की जगह पे ये प्लेस होगा, तो एक है कॉस 2π/T, फिर अपर लिमिट में T/2 है, फिर माइनस, ये तरीका होता है। अब जब वैल्यू डालते हैं तो एक बार अपर लिमिट डालते हैं जहाँ पे चेंज कर रहे हैं, और फिर माइनस और लोअर लिमिट, तो ये कॉस 2π/T ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये स्मॉल t की जगह पे 0 डाल दिया है, ये आ गया हमारा। कितनी बात सुन में आगे चले, आसान है, कोई ऐसा ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये I नॉट T 2π, ठीक है। ये जो है t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, कॉस 2π आ गया, माइनस 2 कट गया, खाली पाई बचा, ओके, कॉस पाई, और ये जो है ना 0 से करेंगे तो कॉस 0 आ जाएगा ये, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, कॉस पाई कॉस 180, और कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 + 1, तो ये लिखेंगे माइनस I नॉट 2π, और ये है -1 कॉस 180 का वैल्यू, और ये माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1, ठीक है। -1 -2 हो जाएगा, माइनस से ये माइनस को प्लस कर देंगे, और वो 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो Q नॉट इज इक्वल टू I नॉट T अपॉन π, ये इक्वेशन 1 हो गया। कहाँ समझ में नहीं आया, आ गया तो नोट करिए इसको, यहाँ तक समझ में आ गया। ये ऑल्टरनेट करंट जब सर्किट में चलेगा तो करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, तो चार्ज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज ऑल्सो चेंजिंग।
यानी कभी कम चार्ज, फिर उससे ज़्यादा चार्ज, फिर उससे ज़्यादा चार्ज, चार्ज का भी वेरिएशन हो रहा है, लेकिन ओवरऑल हाफ टाइम में जो टोटल चार्ज जाएगा वो Q इज इक्वल टू आई नॉट टी अपॉन पाई के बराबर आएगा। लेकिन ये चूँकि चार्ज है, ये कंटिन्यूस चेंज है, तो हम लोग चाहते हैं कि मीन करंट से क्या रिलेशन होगा। तो मीन करंट का, अगर मीन करंट पास करते या एवरेज करंट पास करें T/2 टाइम में, तो टोटल चार्ज कितना पास होगा वो रिलेशन लिखने जा रहा है। मीन करंट जो होता है, एवरेज करंट एक कांस्टेंट करंट होता है, ठीक है ना। व्हेन मीन करंट इज passes through the same set of circuit for same time, ठीक है ना, सेम टाइम, तो चार्ज इज इक्वल टू आई मीन इंटू T/2, इतना चार्ज चलेगा मीन कंसेप्ट के हिसाब से, क्योंकि ये जो करंट है ये तो कांस्टेंट करंट जाएगा ये, ठीक है, और आधे टाइम तक कितना जाएगा उतना टोटल चार्ज आ जाएगा, और ये जो चार्ज है इस चार्ज के बराबर होगा, ठीक है। अब क्या बताया कि हम लोगों ने मीन करंट तो यही बताया कि आधे टाइम तक, हाफ टाइम तक अगर वो कांस्टेंट चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो उतना चार्ज हो जाएगा जितना कि अल्टरनेट करंट आधे टाइम में चार्ज देगा। तो हम लोगों ने देखा मीन करंट ये हो गया, T/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल चार्ज हो जाएगा। ये चार्ज और वो चार्ज इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि मीन करंट का ऐसे ही डेफिनेशन दिया हम लोगों ने, जो शुरू का डेफिनेशन है। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं कितनी बात में, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, आई मीन इंटू T/2 इज इक्वल टू आई नॉट टी अपॉन पाई, ठीक है। ये T से T तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 वहाँ चला जाएगा, तो आई मीन इज इक्वल टू 2I नॉट अपॉन पाई, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, इस तरह से ले लेंगे तो ये 2I नॉट 3.14 लेके जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये मिलेगा 0.636 आई नॉट। आई नॉट का मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो ये हो गया हमारा रिलेशन, आई मीन इज इक्वल टू 0.636 आई पीक वैल्यू। क्या मतलब हुआ इसका कि जो मीन करंट है, जो मीन करंट है वो पीक करंट का 0.636 के बराबर है। जितना पीक करंट है अगर उसका अगर हम लोग 0.636 वैल्यू निकाल ले, उतना ही करंट लगातार हमें देंगे आधे टाइम तक, तो उतना ही चार्ज आ जाएगा जितना कि अल्टरनेट करंट हाफ टाइम में देगा। कुछ बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसको परसेंटेज में लिख दूं तो आई मीन इज इक्वल टू 63.6% ऑफ आई पीक वैल्यू, ठीक है, परसेंटेज में कर दिया, यानी जो पीक करंट है उसका 63.6% निकालिए, जितना वो वैल्यू आएगा वही मीन वैल्यू हो गया। उतना ही करंट लगातार अगर देते रहे हाफ टाइम तक, हाफ T/2 टाइम तक, तो उतना चार्ज जमा हो जाएगा जितना कि अल्टरनेट करंट हाफ टाइम में चार्ज को पास करेगा। तो ये रिलेशन हो गया, हेडिंग डाला था रिलेशन बिटवीन मीन करंट एंड पीक करंट। पीक यानी कि मैक्सिमम करंट कितना उसमें जाएगा, और क्या देखा गया जो मीन करंट होगा वो पीक करंट का 63.6% के बराबर होता है, ठीक है। जिस तरह से अल्टरनेट करंट में हम लोग ये लिख रहे हैं आई मीन इज इक्वल टू 63.6% ऑफ आई पीक, ऐसे ही ईएमएफ में भी तो होता है, क्योंकि हमने बताया था कि ईएमएफ भी कंटिन्यूअस चेंज होते रहता है। तो अगर हम लोग मीन ईएमएफ निकालना चाहें तो मीन ईएमएफ कितना हो जाएगा, मीन ईएमएफ आई मीन इज इक्वल टू 0.636 ऑफ ई नॉट और
63.6% ऑफ ई नॉट। कितनी बात सुनी बताएंगे। तो ऐसी तरह का ईएमएफ का, ईएमएफ मीन और ईएमएफ पीक का भी रिलेशन ऐसे ही निकालते हैं। सब ऐसे ही था, तो हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसी को वो कर लिया, समराइज़ कर लिया ईएमएफ के लिए। कितनी बात सुनी। ये था हमारा मीन करंट। मीन करंट के लिए हम लोगों ने क्या मेन लिया है, वो चार्ज लिया है। कि मीन करंट का मतलब ये है कि द करंट विच गिव द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन हाफ टाइम एज ऑल्टरनेट करंट गिव्स इन हाफ टाइम द सेम सर्किट। सेम सर्किट सेम सेटअप में ऑल्टरनेट करंट हाफ टाइम में जितना चार्ज देगा, मीन करंट उतना ही टाइम में उतना ही चार्ज देगा। और मीन करंट पीक करंट का ये रिलेशन हो जाता है। कितनी बात सुन में। ये था हमारा एक टॉपिक। इसको ये हो गया हमारा मीन करंट। अगला हम लोग टॉपिक करने जा रहा है वो है आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसको हम लोग इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं, वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हेडिंग डालते हैं, देखते हैं ये क्या चीज़ है। रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, या वर्चुअल वैल्यू। वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं इसको, इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है, ये हमारा अगला हेडिंग है। ठीक है, जानते हैं हम लोग एक अल्टरनेट करंट एक सर्किट में चल रहा है ये, और इसका ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जिस वक्त ये करंट चल रहा होगा अल्टरनेट करंट, चार्ज भी है, लेकिन उस रजिस्टर में जिस रजिस्टर से पास करा उसके अंदर रेजिस्टेंस भी है। तो रेजिस्टेंस है तो हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट भी तो बनता है। हीट का फॉर्म होता है I²RT, है ना। जब भी कभी करंट किसी वायर से पास करेंगे तो जो भी वायर हो उसके अंदर रेजिस्टेंस तो होता ही होता है, कम हो ज़्यादा हो मगर होता तो है। और रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में उसमें हीट बनता है। तो कितना हीट बनेगा, मान लो अगर हाफ टाइम तक, हीट का जो है ना, हीट एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग कोई भी टाइम ले सकते हैं, मगर यहाँ पे एक समझने के लिए हाफ टाइम ले लेते हैं कि सपोज करते हैं कि हाफ टाइम तक अल्टरनेट करंट किसी वायर के थ्रू पास करते हैं तो कितना हीट बनता है। जितना हीट बनता है एक आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, यानी एक कांस्टेंट करंट अगर आधे टाइम तक पास किया जाए तो सेम अमाउंट ऑफ हीट वो भी प्रोड्यूस करेगा। यानी अल्टरनेट करंट हाफ टाइम में जितना हीट प्रोड्यूस करेगा, आरएमएस वैल्यू भी उतना ही हीट हाफ टाइम में प्रोड्यूस कर देगा। आरएमएस वैल्यू वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू उसी को कहते हैं। तो इसका एक हम डेफिनेशन लिखते हैं, क्या दे रखा है आरएमएस वर्चुअल वैल्यू का। इट इज द स्टेट ऑफ स्टेडी करंट which when passes through a circuit produce same amount of heat as an AC does in same time in same set of circuit। ठीक है ना। IRMS वैल्यू क्या समझ में आए कि एक ये स्टेडी करंट है, जब इस करंट को पास करते हैं हाफ टाइम के लिए या सेम टाइम के लिए एक सर्किट से, तो इतना हीट प्रोड्यूस करेगा
जितना के एसी ऑल्टरनेट करंट को उतना ही टाइम के लिए पास किया जाए उसी सेट से, तो यानी दोनों में हीट का जो प्रोडक्शन है वो सेम आएगा। एक ऑल्टरनेट करंट में हीट का प्रोडक्शन अलग अलग टाइम में अलग अलग होगा, क्योंकि करंट का वैल्यू तो बदलता रहता है, वेरी करता है, तो अलग अलग टाइम में अलग अलग वो हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा। लेकिन स्टीडी करंट एक ऐसा है जो एक स्मूथ करंट है, और उस स्मूथ करंट को उतना ही टाइम तक पास करेंगे सर्किट में तो वो भी उतना ही हीट प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो स्टीडी करंट उसको बोलते हैं, स्टीडी करंट को आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, वर्चुअल वैल्यू बोलते हैं, या फिर इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं। मगर जब ये आरएमएस वैल्यू में हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, हीट। बीज वैल्यू में क्या कंसीडर करते हैं, चार्ज। वहाँ पे चार्ज कंसीडर कर रहे थे, और चार्ज के रेफरेंस में उस पूरे को हम लोगों ने किया है। यहाँ पे हम लोग करेंगे आरएमएस वैल्यू में हीट। कितनी बात सुनी, आगे चलते हैं। क्या बताया कि अगर हीट जैसे करंट अल्टरनेट करंट सर्किट में चल रहा है तो अलग अलग टाइम में अलग अलग वैल्यू है। जैसे ये डायग्राम हम लोग का बना हुआ है, अलग अलग टाइम में अलग अलग वैल्यू होगा करंट का, अलग अलग वैल्यू वाला अलग अलग करंट बन रहा होगा, हीट बन रहा होगा। तो बोला क्या कि एक वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ये मान लेते हैं कि एक वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उस वक्त करंट कांस्टेंट है, उस वक्त करंट कांस्टेंट है, और उस वक्त जितना हीट बनेगा एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ हीट बनेगा। ठीक है ना। व्हेन करंट पासेस थ्रू द सर्किट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt, then the amount of heat produced in that time will be constant। ठीक है, उस वक्त करंट कांस्टेंट रहेगा तो हीट जो बनेगा वो कांस्टेंट होगा। लेकिन जैसे नेक्स्ट पल आएगा, नेक्स्ट मोमेंट आएगा, उस नेक्स्ट मोमेंट में करंट बदलेगा, फिर हीट भी बदलेगा। ऐसे ही नेक्स्ट मोमेंट में करंट का वैल्यू बदलेगा, फिर हीट भी बदलेगा, और ऐसे टोटल कितना हीट बनेगा उसको हम लोग इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। ठीक है ना, इंटीग्रेट करके निकालेंगे। तो उसे मैं लिखने जा रहा हूँ, समझ में बात आ रही है। बताएगा कि जो अल्टरनेट करंट हमारा चल रहा होगा इसमें, ठीक है ना, एट एनी टाइम, एट एनी मोमेंट of time, the current in the circuit is given as I is equal to I naught sin omega t। ये इसका करंट होगा, किसी भी मोमेंट पे इसका करंट इतना होगा। इसे मैं मिटा देता हूँ, एक छोटा सा रिलेशन को डेवलप करने जा रहे हैं, फिर कल इसको कंप्लीट करेंगे। आज तो हम इसको वो करते हैं। इसे मैं मिटा रहा हूँ। फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, द current is constant, current is constant, and the heat produced at that time is given as dH is equal to I square RT dt। ये जो I है करंट है उस शॉर्ट टाइम पे जिस वक्त करंट कांस्टेंट मान रहे हम लोग, या यूँ कह सकते हैं कि ये हमारा इंस्टेंटेनियस करंट है, और ये I जो है I नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। इसको रिप्लेस देंगे यहाँ से, तो ये देगा हमें I नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर R dt। ठीक है ना। DH इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी R dt। अगर इसको अरेंज करके लिखते हैं तो DH इज इक्वल टू
DH इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, ठीक है ना। ये DH हो गया, यानी हीट प्रोड्यूस एट दैट वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल टू I स्क्वायर R I नॉट स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। ये तो एक छोटे से वेरी मोमेंटरी टाइम में इतना हीट प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी हाफ टाइम भी ले सकते, फुल टाइम भी ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हम लोग सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम लेना चाहते हैं, सपोज T/2 ही लेना चाहते हैं हाफ टाइम में, तो उस हाफ टाइम में कितना टोटल हीट प्रोड्यूस होगा, तो ये तो वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम का, उस हाफ टाइम तक लेने के लिए इससे हम लोग करेंगे इंटीग्रेट, ठीक है। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में।